एक बार पूरा कैलकुलेशन को ये फार्मूला मैंने डेवलप नहीं किया है ना, ये आपको दिखा रहे हैं कि कैसे आ सकता है। तो बच्चों यहाँ से आप ऐसे भी सवाल लगा सकते हो। आगे बढ़ाऊँ अब एक क्वेश्चन लगा के चेक करो कि ये मैच कर रहा है कि नहीं, उसको चेक करो। एक सवाल और लगा के वेरीफाई करो इसे। अब ये यहाँ पे आ रहा है तो जहाँ जहाँ ये घटना होगा वहाँ वहाँ लगेगा। हम एक सवाल लगा के और देखेंगे कि ये काम कर रहा है कि नहीं। क्वेश्चन देखो बच्चों, एक बार सवाल सबको लगाना है, बहुत जल्दी से बताना है, ठीक है? एकदम से आराम से समझ के बताइएगा। देखो यहाँ पे टेम्परेचर मैंने दिया है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे बच्चों ये वाला टेम्परेचर मैंने दिया है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, वहाँ 0 दे दिया। और ये x बराबर 0 है और x बराबर 4 मीटर है। आपसे पूछा है फाइंड टेम्परेचर एट x बराबर 3 मीटर। टेम्परेचर कहाँ पे पूछा है? x बराबर 3 मीटर पर। आप पहले पुराने मेथड से लगाना, इसके बाद तब इसमें रखना कि देखो ये मैच कर रहा है कि नहीं, ये चेक करेंगे। कितना? 25। अब देखो 25 हम चेक करेंगे। आप इसे ऐसे भी लगा सकते हो कि यहाँ पे 100 है। देखो ये सवाल लेने का पर्पज़ था जल्दी बताना। वहाँ पे 0 लिखने का फ़ायदा क्या है उसको सुनो। 4 मीटर, जब हम 4 मीटर जाते हैं तो टेम्परेचर 100 से 0 हो जाता है। तो अगर 4 मीटर जाने पर 100 डिग्री घट जाता है तो 1 मीटर जाने पर हाँ क्या 25 डिग्री हो जाएगा? हाँ घट जाएगा, ऐसे बोला करो, घट जाएगा। तो अगर 25 डिग्री घट गया तो ये x बराबर 1, x बराबर 2, x बराबर 3, ये 3 है, ये 2 है और ये 1 है। तो 25 डिग्री घट जाएगा तो 75 हो जाएगा। 25 डिग्री और घट जाएगा तो 50 हो जाएगा। 25 डिग्री और घट जाएगा तो 25 हो जाएगा। क्योंकि मैं आपको उस सवाल को वेरीफाई कराने के लिए दिया था, हम कोई सवाल नहीं लगा रहे थे। ऐसा नंबर लेते कि ये एक्सेप्टेबिलिटी बन जाए, कैसा हो रहा है। अब बच्चों मैंने यहाँ पे पूछ लिया था, अगर यहाँ पे मैंने पूछा तो एक बार ज़रा चेक कर लिया जाए ना। तो ये कितना दूरी हो गया? 3 मीटर, क्यों भाई? और ये कितना हो गया? 1 मीटर। अब मैं यहाँ का टेम्परेचर जो पूछा है ना, ये वाला, इसी थीटा पे क्वेश्चन मार्क है मेरा। यही मैं लिखा हूँ x बराबर 3 मीटर पे थीटा बता दो। अब मैं लिख रहा हूँ तो बच्चों सलूशन पुराना मेथड जो है उससे लगाऊंगा। थीटा क्या लिखोगे? 100 इंटू 1 और प्लस 0 इंटू 3। उधर तो इधर लेंथ, इधर तो उधर लेंथ, समझे? इधर उधर, हाँ इधर उधर समझते रहा करो। 0 इंटू 3 अपान टोटल लेंथ 4 मीटर बराबर कितना आया? आ गया। अब एग्ज़ाम में अगर सवाल आया तो पेन चलाने की ज़रूरत नहीं होगी, आप उसी में देख के आला बाला करके लिख लोगे। यही ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम है कि हम ज़्यादा आँचा पाचा ना करें, सीधे सवाल देखें, आंसर लिखें। बाकी बोर्ड के बच्चे इधर उधर करते हैं। तो आपका आंसर निकल के आया 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बच्चों ये टेम्परेचर कैसे निकाला जाएगा? अर्थमेटिक मीन के तरह से भी आप बता सकते हो। बाकी आपका जो जनरल मेथड है उससे लगाएं। चलिए आप बताइए, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया आपको सबको समझ आया? नहीं समझ आया? आ गया। चलो वो तो मैं समझ लूँगा, आप हाँ बोलोगे तो मैं तो जान ही जाऊँगा। अगला सवाल लिखिए, प्रॉब्लम नंबर 2। बच्चों 1 बाय 1 आगे बढ़ाते रहेंगे आप। दूसरा सवाल आता है, लिखा है इफ़ थर्मल
conductivity vary with temperature as K बराबर अल्फ़ा बाई टी, जहाँ पे अल्फ़ा क्या है, कांस्टेंट। अब यहाँ पे वेरिएबल हो गया, या तो कांस्टेंट होगा तो वो लगेगा, जैसे आपने पढ़ा कि कांस्टेंट है तो सवाल कंप्लीट हो गया है, आपको लग जाएगा। अब दूसरा मैंने लिखा कि के मान लो वेरिएबल हो जाए, बदलने वाला हो जाए, तो लिखा है कि वेरी विथ टेम्परेचर एज के बराबर अल्फ़ा टी, अल्फ़ा कांस्टेंट, देन फाइंड टेम्परेचर एट एक्स बराबर एल बाई टू, जहाँ पे एल क्या है, लेंथ है। बाकी यहाँ बोर्ड में देखो, बोर्ड भी देखा करो, यहाँ पे लेंथ एल दिया है और इस जगह टेम्परेचर T1 है और इस जगह टेम्परेचर T2 है और T1 का मान T2 से बड़ा है। तो सवाल क्या लिखा है, इफ़ थर्मल कंडक्टिविटी वैरी विथ टेम्परेचर एज के बराबर अल्फ़ा बाई टी, अल्फ़ा कांस्टेंट है, तो बताओ टेम्परेचर एक्स बराबर एल बाई टू पे क्या होगा। अगर ये के कांस्टेंट होता, के वेरिएबल ना होता, के कांस्टेंट होता, तो एल बाई टू पे टेम्परेचर कितना आता। मैंने क्या बोला सुने, अगर ये के का मान न बदलता, के कांस्टेंट होता, तो बीच में टेम्परेचर निकालते तो कितना आता, अर्थमेटिक मीन आता ना, T1 प्लस T2 बाई टू। हाँ, अब अगला बताओ कि अब अगर के बदल रहा है तो एल बाई टू पे टेम्परेचर कितना आएगा। बच्चों इसे आंसर निकालना है, एकदम बात नहीं करना है, एकदम मुंह बंद करके इधर देखना है, बात बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो जो जो बात करेंगे सबको आगे वाली बेंच पर भी बुला के फिर उनसे पूछा जाएगा कि वो करना क्या चाहते हैं। अब इसको कैसे लगाएंगे, ये तो वेरिएबल आ गया और वेरिएबल आपका दुश्मन। अब आपको बिना इंटीग्रेशन के तो सवाल लगेगा नहीं, चाहे सर पटक दो, बिना इंटीग्रेशन के अब ना आएगा। अब यहाँ पे वेरिएबल है तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब इंटीग्रेशन करने के लिए अब क्या करना पड़ेगा, अब ध्यान से सुनो। अगर ये के कांस्टेंट होता तो डायरेक्ट आ गया, जैसे अभी आपने पढ़ा। और अब यहाँ पे देखो के लिखा है ना, टी पे डिपेंड करता है, के बराबर अल्फ़ा बाई टी, कहाँ पे टी क्या है, टेम्परेचर है। बच्चों मैं सवाल लगाने जा रहा हूँ, ध्यान सुनो। कुछ भी हो, एरिएबल वेरिएबल कुछ भी हो, जितना हीट चलेगा उतना हीट बाहर आएगा, सीधा सीधा मोटा मोटा कॉन्सेप्ट। जितना हीट चलेगा उतना हीट बाहर आएगा, सही है। अगर कोई ट्यूब है बच्चों, तो 1 लीटर पानी इंटर करेगा तो 1 ही लीटर बाहर जाएगा। तो यहाँ पे जो हीट फ्लो रेट है ना, वो H कांस्टेंट होगा, H1 और H2 बराबर होगा। अब मैं इसे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। फार्मूला पिछले क्लास में पढ़ा था, H बराबर माइनस के और डी थीटा अपान डी एक्स, ये फार्मूला है, ये फार्मूला है। दो ही फार्मूला है, एक क्यू का और एक एच का, बस। बाकी कोई फार्मूला नहीं, बाकी आपका बुद्धि है कैसे करोगे। अब बच्चों यहाँ पे एच बराबर आया माइनस के डी थीटा अपान डी एक्स। अब आप ये लिख सकते हो h इंटू डी एक्स, डी एक्स इधर कर दो, बराबर माइनस के ए और डी थीटा की जगह डी टी,
सही है। h इंटू डी एक्स हुआ माइनस के ए और डी टी हो गया। k का मान दिया है क्वेश्चन पेपर में, दिया नहीं है क्या? माइनस अल्फ़ा ए और डी टी अपान टी। सही है। अब बताओ k का मान अल्फ़ा बाई टी लिख दिया और ये आपका इक्वेशन ऐसा बना। बच्चों आप देखो, सही समझते रहना। और आप ये देखो कि फिजिक्स का कितना भी आसान टॉपिक हो लेकिन काम करना पड़ता है। कितना भी आसान हो आपको वहाँ भी काम करना पड़ेगा। ये केमिस्ट्री नहीं कि बायो मॉलिक्यूल है रटते हुए घर चले जाओगे। यहाँ हर जगह काम करना पड़ेगा, हर जगह दिमाग लगाना पड़ेगा। अब ये मैंने इसको ऐसे लिख ली, अब इसके आगे बढ़ाते हैं। एक बार और लिख लो बच्चों, मान लो ना समझ में आ रहा हो तो एक बार और लिख लो। समझ में आया? ना समझ में आया तो एक बार और लिखें। अब इसके आगे देखो, अब आगे क्या कर रहा हूँ। x बराबर 0 पर टेम्परेचर कितना था? T1 था। हाँ T1 था, T1। जहाँ पे पूछा है L/2 पर कितना होगा? T डैश। और यहाँ भी ऐसे लगा दो, 0 पर कितना टेम्परेचर? T1। L पर कितना टेम्परेचर? T2। ऐसे नीचे थोड़ा कर दिया। इसके बाद एक बड़ी सी लाइन खींच दो, जो जाए उसको जाने देना। अब मैं इसके बाद की कहानी इधर लिख रहा हूँ। बच्चों बताओ, लेफ्ट ऊपर h इंटू डी एक्स की जगह क्या होगा? L/2। नीचे क्या होगा? h इंटू एल। माइनस माइनस कट गया, अल्फ़ा ए और अल्फ़ा ए उड़ गया और उधर आया डी टी अपान टी। सारा देश जानता है लाग और अपर लिमिट अपान लोअर लिमिट। इधर भी आया लाग अपर लिमिट अपान लोअर लिमिट, ये आया। इसके बाद एच एल ये भी चले गए, अचल हो गए और ये एच एल कट गया तो 1/2 आया। एक बार और लिख दो, अच्छा लगेगा देखने में। T डैश अपान T1 बराबर ln T2 अपान T1। अब ऐसे लिखते ही रहोगे, एक सवाल भी लगाओगे, सवाल लगाओगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई तो 2 ln T डैश अपान T1 बराबर ln T2 अपान T1। एक बार चेक कर लो, सही है? अच्छा सही है तो और आगे चलो। अब ज़्यादा जगह होगा नहीं है, इसी में जो आ जाए लिख लो, ना आए तो छोड़ दो। अब बच्चों ये क्या लिखा है? 2 log, तो log x स्क्वायर बराबर 2 log x। क्या? log x स्क्वायर बराबर 2 log x। तो ये 2 यहाँ से हटाओ तो क्या आएगा? ln T डैश अपान T1 का पावर 2 बराबर ln T2 अपान T1। स्पेशल मैथ लगाओ, ln उड़ा दो। T डैश अपान T1 बराबर अंडर रूट T2 अपान T1। ये उधर जाएगा तो T डैश बराबर अंडर रूट T1 T2। कौन सा मीन? ज्योमेट्रिकल में। पहले वाले में अर्थमेटिक था और इस वाले में ज्योमेट्रिकल है। ये सवाल एनसीईआरटी की किताब में है, तब मैंने लिखा है। उसमें लिखा है कि थर्मल कंडक्टिविटी टेम्परेचर पे इन्वर्स है 1/T। तो बताइए मिडिल में टेम्परेचर कितना होगा? तो उसका आंसर प्रूफ करके निकाला है अंडर रूट T1 T2। लगा दिया? हाँ किताब में है तो एग्ज़ाम में आएगा। अब बच्चों आप इसको अपना एक बार अभी लगाओ, एक बार घर पे लगाओ, एक बार जो यहाँ नहीं पढ़ते उनको बैठा के पढ़ाओ। ये पहले आपने 2 बार उस फार्मूले को लिखा, लिमिट लगाया। अब देखो जहाँ भी ऐसा सवाल आएगा ना, ऐसे करना है आपको, यही तरीका है। और फिर
बिल्कुल कैलकुलेशन हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा फार्मूला लगा, log x पावर यानी n log x से, और फिर log हट के फिर आंसर आ गया। चलिए अगला सवाल लिखिए, ऐसे बढ़ते रहिए। फार्मूला कुछ पढ़ना नहीं, फार्मूला पढ़ चुके हो, उसी को बच्चों बस सिंपल एप्लीकेशन लेनी है। आगे बढ़ाऊँ? थोड़ी थोड़ी स्पीड बढ़ाते रहिए बच्चों, रफ्तार बढ़ाना है। बताओ हीट फ्लो रेट H बराबर क्या होता है? डेल्टा थीटा अपान R, और R का मान अगर निकालना है तो क्या होगा? L अपान के ए, L अपान के ए। अब कैलकुलेशन आगे ले रहा हूँ, देखो इधर हटाओ इसे। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर दो कंडक्टर है। यहाँ बच्चों दो कंडक्टर है, दो, ये दो कंडक्टर है। इसका थर्मल कंडक्टिविटी K1 बराबर K0 और इसका थर्मल कंडक्टिविटी पता करना है। ये K1 का मान K0 है और वहाँ पे मैं K2 की वैल्यू पूछ रहा हूँ। ये x बराबर 0 है, यहाँ पे x बराबर 2l/3 है और यहाँ पे x बराबर l है। ग्राफ इधर लेंथ है और इधर टेम्परेचर है। बच्चों यहाँ पे टेम्परेचर है और इधर डिस्टेंस है x। ये बीच में ग्राफ कैसे बना? बच्चों इसका टेम्परेचर डिस्टेंस के साथ बदल रहा है और ऐसे बदल रहा है। यहाँ पे एंगल दिया है 53 डिग्री और यहाँ पे एंगल दिया है 37 डिग्री, और आपसे पूछा है कि K2 का मान क्या है। K1 का मान दिया है K0 और K2 का मान पूछा है। ये सवाल इस समय फैशन में चल रहा है, 3 साल से इसी सवाल का बोलबाला चल रहा है। कैपेसिटर में भी पूछता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में पूछता है और थर्मल कंडक्शन में पूछता है। समझ लो ये चैप्टर आपका अगले कई चैप्टरों का डोर खोलेगा। अब आपको यहाँ पे बच्चों पूछा है कि कितना वैल्यू होगा, K2 का मान कितना होगा। ऑप्शन मैं दे सकता हूँ, K2 इज ऑप्शन K0, ऑप्शन बी 9/16 K0, ऑप्शन सी 12/9 K0, K0 पता नहीं क्या आएगा, नन लिख दिया होगा, कुछ नन लिख दिया। हमें आंसर ऐसे कुछ मिलेगा, मतलब एक आइडिया आपको लग गया। बच्चों ये सवाल को टारगेट है लगाने का, थोड़ा अपने आप को और कंसंट्रेट करिए, एकदम रियल में पढ़िए, मतलब दिमाग को अपने सवाल पे लगाइए, क्योंकि ये टाइम बीत रहा है। 2025 भी ख़राब ना करिएगा। 2025 में मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना है, नहीं तो पूरा जीवन नष्ट हो जाएगा और एक ही बार जीवन मिला है। इसलिए भले आइसोलेशन में जाओ, अगल बगल कौन बैठा है उसका ध्यान ना करो, अपना काम करो और बस वहीं पर देखो और वहीं पे सीखो, वहीं पे लिखो।
अभी अपने आप देखो 2-4 सवाल में एकदम बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। तो देखिए आपके क्लास का आंसर आ ही गया, 9/16 माने डी हो गया। डी का मतलब इन्होंने बताया है मैच, अच्छा ये वाला मैच कर रहा है, मैच कर रहा, ठीक है, बी मैच कर रहा है। बच्चों मैं एक्सप्लेन करूँगा। अब देखो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ और इसका कैलकुलेशन मैं करके दिखाता हूँ आपको। ये दोनों वायर किस कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल में कि सीरीज में? सीरीज की क्या कॉन्सेप्ट है, क्या प्रॉपर्टी है? करंट बदलता है कि नहीं बदलता? हाँ, सीरीज में करंट बदल जाता है। जितना करंट आएगा उतना ही तो बाहर जाएगा। इसका मतलब क्या नहीं बदलता? करंट। सीरीज का प्रॉपर्टी में करंट नहीं बदलता। जो नहीं बदलता, जो प्रॉपर्टी, अगर आप सवाल कोई भी सवाल लगा रहे हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, कोई भी, तो उसमें प्रॉपर्टी ढूंढो कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो नहीं बदलता। वहीं पे अपने को कंसंट्रेट करो और खुद भी ना बदलो और वही समझो। देखो अभी आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ सब आने लगेगा और रैंक अच्छी आ जाएगी। तो हमारा सवाल में मैं क्या करूं, कहाँ शुरू करूं? तो मैं ये सोचूंगा कि भाई यहाँ क्या नहीं बदलता। तो यहाँ पे मेरे को समझ आ रहा है कि भाई करंट नहीं बदलता। अब मैं करंट नहीं बदलता तो उसी को लिख लेता हूँ। करंट यहाँ क्या है? एच कांस्टेंट है। पहला टारगेट क्या है? एच कांस्टेंट है। अब हीट फ्लो रेट एच का मान क्या है? अब बच्चों एच का मान आप लोगों ने पढ़ा है डेल्टा थीटा अपान आर बराबर कांस्टेंट। अब देखो मेरे स्टाइल में ऐसे पढ़े हैं आप, आई बराबर वी बाई आर मुझे याद आया। हमें हीट नहीं याद आता, हमें करंट जल्दी याद आता है और उसी के पैरेलल दौड़ा देता हूँ चैप्टर। अब आई बराबर वी बाई आर याद आ गया मेरे को। फिर अब मेरे को आर की वैल्यू याद आ रहा है एल अपान के, वही इलेक्ट्रोस्टैटिक के हिसाब, इलेक्ट्रिकल के हिसाब से। तो बच्चों आप यहाँ पे एल लिखोगे और फिर आप यहाँ पे के ए लिखोगे, तो के ए तो ऊपर चला जाएगा, बराबर कांस्टेंट हो गया। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा? के लिखूँगा। डेल्टा थीटा की जगह आप लिख सकते हो डी थीटा, एल की जगह लिख सकते हो बच्चों डी एक्स और इंटू ए बराबर कांस्टेंट। आप बताइए इस जगह ए का मान तो सब जगह बराबर है ना, केवल क्या बदल रहा है? डिस्टेंस और टेम्परेचर। टेम्परेचर वाई एक्सिस है और डिस्टेंस एक्स एक्सिस है। इधर यहाँ पे एक्स एक्सिस है, इधर एक्स है, डिस्टेंस के साथ खींचा गया है, तो ये वाई अपान एक्स, ये थीटा है। और बच्चों टेम्परेचर थीटा और ये डिस्टेंस एक्स, तो बताइए स्लोप तो वाई अपान एक्स माने डी वाई अपान एक्स होगा, डी थीटा बाई डी एक्स होगा। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? के इंटू, बच्चों बताना, के इंटू और डी थीटा बाई डी एक्स माने स्लोप, के इंटू स्लोप बराबर कांस्टेंट। स्लोप का मतलब होता है टेन थीटा, टेन थीटा या टेन अल्फ़ा लिख दिया, क्यों? थीटा मैंने टेम्परेचर लिखा है, तो के इंटू टेन अल्फ़ा बराबर कांस्टेंट। तो क्या लिखोगे? के वन टेन 37 बराबर के टू और टेन 53। एग्ज़ाम में आया डायरेक्ट लिखूँगा। अब मैं इतना क्यों करूँगा? कैपेसिटर आएगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंटू टेन थीटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट इलेक्ट्रिसिटी आएगा तो वहाँ पे के की जगह वहाँ की कंडक्टिविटी आएगी। यहाँ थर्मल है तो वहाँ इलेक्ट्रिकल है। ऐसे ही आप डायरेक्ट लिखोगे के इंटू टेन थीटा बराबर कांस्टेंट। कैपेसिटर है तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, करंट इलेक्ट्रिसिटी है तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, थर्मल है तो थर्मल कंडक्टिविटी, के टेन थीटा हमेशा कांस्टेंट होगा। ये एक कॉन्सेप्ट है और इसमें कोई सवाल आए झट से रखो, आ जाएगा आंसर। तो बच्चों अब यहाँ पे मैं लिखूँगा वैल्यू। क्या लिखा है भाई? K1 का मान K0 और tan 37 बच्चों लिख दो। K2 का मान पूछा है और tan 53 लिख दो। अब ये K0 tan 37 3/4 और K2 पूछा है tan 53 4/3 और K2 का मान आया
9/16 K0। ऑप्शन मैच कर गया। ऑप्शन कौन सही हो गया? बी सही हो गया। समझ आया कैसे आया? अब ये सवाल कंप्लीट हो गया। फिर आगे बढ़िए। अब बच्चों फिर अगला सवाल लीजिए। ऐसे देखते जाइए, थोड़ी देर बाद आपका दिमाग का जो है रेजिस्टेंस वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि 11th में हीट वूट पढ़ते पढ़ते सो गए थे, नहीं पढ़ पाए थे, और मास्टर साहब बोले थे कि अपने आप कर लेना, इसीलिए समस्या चलेगी, और उसे सावधानी से ध्यान से देखते रहें तभी सलूशन निकलेगा। इतनी बात समझ आ गई? चलिए फिर आगे बढ़ाते हैं। बच्चों ये क्वेश्चन को सुनो। एक कंडक्टर यहाँ है, और एक कंडक्टर यहाँ है, ये वाला है। दोनों ऐसे रखे गए हैं। इधर टेम्परेचर θ1 है, इधर टेम्परेचर θ2 है। इसकी थर्मल कंडक्टिविटी K1 है, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी K2 है, और यहाँ पे L1 है और यहाँ पे L2 है। L2 है। अभी देखो यहाँ पे दो कंडक्टर मैंने लगाया है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये एरिया A है, एरिया A है। बच्चों पूछा है कि के इक्विवेलेंट बताओ, फाइंड के इक्विवेलेंट। थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या होगा, इक्विवेलेंट क्या होगा। इक्विवेलेंट का मतलब क्या हुआ, इन दोनों को मुझे हटाकर एक कंडक्टर रखना है, तो उसका के का मान क्या होना चाहिए। फाइंड के इक्विवेलेंट। इधर देखो, अभी जो छूट गया उसे छोड़ दो, आगे देखो। अभी आगे पढ़ा रहा हूँ, इसे सुन नहीं रहे, बतला रहे हो और पीछे का लिख रहे हो, तो उधर का भी चौपट हो गया, इधर का भी चौपट हो गया, और थोड़ी देर में जीवन भी चौपट हो जाएगा। हाँ, इसलिए जहाँ पढ़ते रहा करो ना, वहीं ध्यान से देखा करो। अब चलिए आप लोग यहाँ पे देखिए, जब आप लोग का मैं ऐसे देखता हूँ ना, बॉडी का मूवमेंट देखकर मैं समझ जाता हूँ क्या चल रहा है। आप जितने दिन के होंगे ना, उतने ज़्यादा दिन से मैं पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मैं नस नस पहचानता हूँ। इसलिए कायदे से अपना काम करो, यहाँ जो चल रहा है वहीं देखो। अब बच्चों आपसे पूछा है कि के इक्विवेलेंट कैसे निकाला जाए, तो के इक्विवेलेंट का मतलब क्या हुआ, ज्योमेट्री बदलना नहीं चाहिए, और ना तो टेम्परेचर बदलना चाहिए। ना तो ज्योमेट्री बदलनी है और ना तो टेम्परेचर बदलनी है, और इन दोनों को हटाना है और इसे नाला पे ले जाके फेंकना है दोनों, और उसकी जगह केवल एक कंडक्टर लगाना है। अब मैंने एक ही कंडक्टर कोई ले आया ये, और इसकी लेंथ उसी के बराबर लिखो, दोनों के बराबर L1 + L2 लिखना है। एरिया A है तो A ही रहेगा, टेम्परेचर भी नहीं बदलना है, θ1 θ2 होगा, और यहाँ पे के इक्विवेलेंट का मान पूछा है, यही इक्विवेलेंट है। हाँ शाबाश, देखो उन्होंने आंसर निकाला। देखिए मतलब नेचुरल कैलकुलेशन अपना करते चले जा रहे हैं। अब बच्चों देखो, ये के इक्विवेलेंट समझ, पहले बात समझ में आई, ज्योमेट्री समझ में आई। अब आप क्या करोगे, करोगे क्या, कर ही क्या सकते हो। R1 + R2 सीरीज में है ना, तो बराबर R इक्विवेलेंट। R1 + R2 बराबर क्या हो गया, R इक्विवेलेंट। अब R1 की वैल्यू लिखो आप, R1 का मान, R1 बराबर क्या होगा, L1/K1A। R2 का मान L2/K2A। R इक्विवेलेंट का मतलब L1 + L2/K इक्विवेलेंट इंटू एरिया।
एरिया 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 सब चौपट कैंसिल हो गया। अब आप बच्चों यहाँ पे के इक्विवेलेंट निकालोगे तो आएगा L1 प्लस L2 अपान L1 अपान K1 प्लस L2 अपान K2, ये आएगा। सही है। अब अगर आपसे पूछा के इक्विवेलेंट क्या होगा तो L1 प्लस L2 अपान L1 अपान K1 प्लस L2 अपान K2। बच्चों आपके एग्ज़ाम में कभी डायरेक्ट ही पूछ लिया है और बच्चों को लगभग पता ही रहता है स्कूल में जब पढ़ते रहते हैं क्लास 11th में। फॉर L1 बराबर L2 मतलब दोनों की लंबाई बराबर हो, तो अगर दोनों की लंबाई बराबर हो तो L1 भी L1 ही है, L2 भी L1 हो गया, तो आप 2L1 लिख सकते हो और नीचे L1 कॉमन ले सकते हो, 1 अपान K1 प्लस 1 अपान K2 लिख सकते हो और L1 कट जाएगा तो बच्चों के इक्विवेलेंट आएगा हार्मोनिक मीन। कौन सा मीन? हार्मोनिक। 2K1 K2 अपान K1 प्लस K2। ऐसे ऑप्टिक्स में आएगा, ऐसे कैपेसिटर में आएगा, ऐसे करंट में आएगा। अब एक बार मैं बता रहा हूँ ना, अब आगे नहीं बताऊँगा, यही समस्या है मेरे साथ। एक ही बार पढ़ाता हूँ, इसके बाद बोलूँगा वहाँ पढ़े थे ना, कंपेयर करके आगे चलो। इसलिए जो पढ़ो उसे ध्यान से देखते जाओ। तो बच्चों ये समझ आया? तो के इक्विवेलेंट क्या हो गया? हार्मोनिक मीन हो गया। K2 K1 K2 अपान K1 प्लस K2। अब दूसरा नंबर लिखो, आप आगे बढ़ते रहें। दो ही कॉम्बिनेशन होता है, एक सीरीज होता है और एक पैरेलल होता है। मैंने सीरीज वाला तो बच्चों मैं ही बता दिया ऑलमोस्ट सारा कुछ। अब पैरेलल वाला आप लगाइएगा और एक आध दो लोगों का मैं कॉपी मांग के चेक करूँगा। आज मेरा मन कर रहा आपका कॉपी चेक करने का, क्योंकि मेरे कुछ बच्चे डाउटफुल दिखते हैं। अब देखो यहाँ पे अगला सवाल को डायरेक्शन में ले जाएं अपने आप लगाने के। बच्चों यहाँ पे एरिया दिया है A1, इधर वाला एरिया A1, इधर वाला एरिया A2 और लेंथ है L। टेम्परेचर इधर θ1 है, इधर टेम्परेचर θ2 है।